नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। हर बार अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं आपके लिए 3 सेगमेंट्स, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियाँ जो कि आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मछली पालन में होने वाली समस्याओं और उनके निदान के बारे में। मिलवाएंगे आपको प्रगतिशील किसान से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हमारे देश में कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन भी कर रहे हैं और आज के समय में अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। मछली पालन अब हमारे देश में एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कई लोग मछली पालन के साथ जुड़कर दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और युवाओं के लिए ये एक अच्छा विकल्प भी साबित हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें प्रशिक्षण हासिल नहीं करते हैं तो मछली पालन में कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, जिससे कि आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए आज के कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देते हैं मछली पालन में होने वाली समस्याएं और उनके निदान के बारे में। प्रोटीन से भरपूर मछली का खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। किसान खेती के साथ मछली पालन कर सकते हैं और मछली के तालाब में बतख पालन भी। इसके अलावा तालाब के किनारे सब्जियां वगैरह बोई जा सकती हैं। अच्छी कमाई के लिए हमारे विशेषज्ञ ज्यादा बढ़वार वाली मछलियां पालने की सलाह देते हैं। कतला, रोहू, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और मिरर कार्प ज्यादा बढ़वार वाली कुछ किस्में हैं। सिर्फ अच्छी किस्म का चुनाव ही काफी नहीं है, बल्कि मछलियों की सही देखभाल भी बहुत जरूरी है। सही देखभाल के लिए हर महीने जाल डालकर मछलियों की जांच करनी होगी और देखना होगा कि उनकी बढ़वार ठीक से हो पा रही है या नहीं। इस बात को भी देखना होगा कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। अगर मछलियां सुबह के समय सूरज निकलने से पहले पानी के बाहर कूद रही हों और बड़ा सा मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही हों, तो समझ लीजिए पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसके लिए चूना पाउडर का इस्तेमाल करें। बांस से पानी को पीटकर भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर मछलियां पानी पर समूह बनाकर घूमें, तो इसका मतलब होगा कि वो भोजन खोज रही हैं। ऐसे में आप पूरक आहार की मात्रा बढ़ा दें। अगर पानी का रंग हरा हो जाए तो पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। रंग हल्का पड़ जाने पर आहार फिर से शुरू कर दें। मछली अगर अकेले घूम रही है तो समझे कि वो बीमार है। मछलियों को कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं। तालाब में शैवाल पर भी नियंत्रण रखें। कई बार तालाब के पानी में विषैली गैस आ जाती है। इसके लिए हर महीने पानी में कांटेदार तार चलाएं और पोटाश को छोटी छोटी पोटली में भर लें। पोटली में छेद करें और 8-10 जगहों पर तालाब में डाल दें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के प्रगतिशील किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं कुछ ऐसे प्रगतिशील किसानों की कहानियां जो आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल और प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पंजाब के एक ऐसे ही सफल किसान गुरप्रीत सिंह से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे
मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के ही कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो हमारे जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने
कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी और धीरे धीरे हमने केवीके के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केटिंग जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में क्योंकि हमारा ग्रुप है शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहां पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के कुछ लड़कों को उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में। वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे। तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी वेजिटेबल थी जहाँ और प्रोडक्ट थे वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडो विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर अपना अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी फसलों को कई तरह की मौसम की मार को झेलना पड़ता है, चाहे तेज गर्मी हो, बरसात हो, ओलावृष्टि हो या फिर हो बाढ़ जैसी समस्याएं। हमारी फसलों को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती हैं और साथ ही साथ हमारे किसानों को इसका आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो क्या है ये योजना और कैसे आप इससे लाभ ले सकते हैं, आइए समझते हैं इसे विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा
जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।